नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जी बिजनेस पर पार ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं विदेशी संकेतों के साथ। देख लेते हैं कि एसजीएक्स निफ्टी और एशियाई बाजारों में किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो एसजीएक्स निफ्टी में हमने देखा कि थोड़ी सी नरमी का माहौल है। ऑफकोर्स अब हम देख रहे हैं हल्का सा अपटिक यहां दिखाई दे रहा है 17,700 के करीब। अब इसमें कुछ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल फ्लैट कारोबार यहां पर नजर आ रहा है। हालांकि एशियाई बाजारों की बात करें तो अमूमन हम देख रहे हैं मजबूती लेकर ही सारे मार्केट्स खुले हैं और यहां पर हरे निशान में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। फिर चाहे वो निकेई हो जो नए साल की छुट्टियों के बाद खुला है और यहां पर 350 अंकों की मजबूती के साथ हमने ट्रेड होता हुआ देखा है। हैंग सेंग कॉस्पी सब में हम हरे निशान के साथ कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। तो इन संकेतों को कैसे पढ़े और अमेरिकी बाजारों में साल के पहले कारोबारी सत्र में किस तरह का प्रदर्शन हुआ, सारी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु गुड मॉर्निंग। जरा बताइए, तगड़ा प्रदर्शन हमने देखा है और एशियन मार्केट्स भी बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं। तो एग्जैक्टली क्या डिटेल्स रहे हैं, कैसा प्रदर्शन दिखा है? जबरदस्त एक्शन आपको होते हुए दिख रहा है, स्पेशली जो कल शाम अपने अमेरिकी बाजारों में देखा है। दमदार एक्शन आपने बनते हुए देखा है। साल की जो शुरुआत हुई है वो बहुत ही मजबूत नोट पर थी। हमने देखा साल के आखिरी दिन थोड़े सुस्त वॉल्यूम्स थे, इसलिए वजह से बाजार थोड़े क्वाइट थे। पर उस हिसाब से देखें तो 250 अंकों का उछाल डाउ पर दिखा। S&P 500 आधे % से ज्यादा की तेजी बनाते हुए दिखा और नए रिकॉर्ड स्तरों पर आपने डाउ और S&P की कल क्लोजिंग होती हुई देखी। बल्कि दिन की ऊंचाई पर ये दोनों इंडेक्स बंद होते हुए दिखे। पर इनसे ज्यादा एक्शन आईटी स्टॉक्स में था, जहां पर नैस्डैक पर करीब 1.25% की तेजी के साथ दमदार एक्शन हुआ। लगभग सभी जो दिग्गज आईटी स्टॉक्स हैं वहां पर एक्शन था। बट उनमें एक जो स्टॉक हाईलाइट करना जरूरी है वो है एप्पल का। 3 लाख करोड़ डॉलर, $3 ट्रिलियन की मार्केट कैप, पहली ऐसी विश्व की कंपनी है जिसने ये स्तर क्रॉस किया। यानी कि काफी बड़े देशों की जो जीडीपी है उससे ज्यादा मार्केट कैप सिर्फ इस एक कंपनी की आपने कल होती हुई देखी। तो यहां से एक्शन था। बाकी आईटी स्टॉक्स में एक्शन था। इकोनॉमी से जुड़े शेयर्स में भी खरीदारी थी। टेस्ला के शेयर में हमने 13.5% की जोरदार तेजी आती हुई देखी, क्योंकि इनकी जो Q4 के डिलीवरी अपडेट्स थे वो काफी मजबूत थे। तो वहां से भी बाजार को कॉन्फिडेंस आते हुए दिखा। एयरलाइन और ट्रैवल शेयर, जहां पर पिछले कुछ दिनों में काफी भारी पिटाई हुई थी, यहां पर कल आपने एक रिबाउंड आते हुए देखा। इसके अलावा एनर्जी और फाइनेंशियल्स, यहां से भी मजबूती थी। तो एक ब्रॉड बेस्ड रैली एक तरह से आप कह सकती हैं यूएस मार्केट्स में कल आती हुई दिखी और लगभग सभी सेक्टर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। और इसके बावजूद कि वहां की जो बॉन्ड यील्ड है वो 1.6% के पार गई है, तेजी से ये बड़ा उछाल आते हुए दिखा है। तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से बाजार को नजर रखनी पड़ेगी। बट इसके अलावा बाकी सभी पैमाने पर देखें तो बहुत ही बढ़िया एक्शन अमेरिकी बाजार में देखा। यूरोप की बात करें तो यूके के बाजार कल बंद थे, आज फिर से खुलने वाले हैं लंबी छुट्टी के बाद। पर बाकी जो यूरोप के बाजार खुले थे वहां पर भी आपने मजबूती दिखी, लगभग 1% की तेजी बनती हुई दिखी थी। इसके अलावा कच्चे तेल में भी कल एक्शन था। ब्रेंट $79 के ऊपर के लेवल को होल्ड करते हुए दिख रहा है। आज ऑफकोर्स ओपेक प्लस की बैठक है, तो देखते हैं क्या निर्णय निकल कर आते हैं आउटपुट को लेकर, आउटलुक को लेकर, क्योंकि रिसेंटली जो ओमिक्रॉन की वजह से परेशानियां बढ़ी हैं, एयरलाइन ट्रैवल पर काफी बड़ा दबाव बना है, तो उसको लेकर क्या कहना है ओपेक प्लस का, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सोने में कल थोड़ी सुस्ती देखिए, करीब 1% की गिरावट थी, वापस फिसलकर $1800 के आसपास आ गया, पर उन लेवल्स को होल्ड करते हुए दिख रहा है। ऑब्वियसली रिस्की एसेट्स में खरीदारी आई है, इसलिए सोने पर कल आपने हल्का दबाव बना है। डॉलर स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया संकेत आते हुए दिख रहे हैं जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। और यूएस मार्केट्स में तो कल जबरदस्त एक्शन बना है। डेफिनेटली, तो हमें काफी बेहतरीन संकेत एटलीस्ट हम वर्ल्ड वाइड इक्विटीज से कह सकते हैं मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमारे मार्केट्स के लिए भी अच्छा संकेत है। शुक्रिया दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो सारी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए इससे पहले हम आगे बढ़े, देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का प्रदर्शन दिखा। सबसे पहले बात FIIs की, यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशक। तो इनकी तरफ से हमने लगातार देखा है कैश मार्केट में कुछ खरीदारी बनते हुए दिखाई दी है। वो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर। FIIs ने कैश में 903 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। वहीं DIIs यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों की बात करें तो इनकी तरफ से 800 करोड़ से अधिक की खरीदारी हमने बनते हुए देखी है। FIIs FNO में देखा जाए तो 660 करोड़ के पास की निकासी हमने बनती हुई देखी है। तो जिस तरह के संकेत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से दिखे हैं और हमने जो संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन देखा कल, इसके बाद आज हमारे बाजारों में किस तरह के संकेत बनते हुए दिख रहे हैं, जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से हम जानेंगे आज का किस तरह का ट्रिगर, किस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद है। अनिल जी गुड मॉर्निंग सर। हमने देखा जबरदस्त परफॉर्मेंस साल के पहले कारोबारी दिन में दिखाई दिया है, क्या लगता है आज भी वो मजबूती, वो दमखम जारी रहेगा?
गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, 2 दिनों की शानदार तेजी के बाद आज बाजार इंडेक्स लेवल पर थोड़ा सा ठहरते हुए दिख सकते हैं। रेंज बाउंड ट्रेड हो सकता है, लेकिन बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, उसकी 2 बड़ी वजह है। एक, ग्लोबल मार्केट अभी मजबूत है, कहीं कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। और दूसरा, आंकड़े जो है थोड़े से छोटे हुए हैं, लेकिन अब भी खरीदारी की है। कैश मार्केट में दोनों ही घरेलू फंड और एफआई की तरफ से खरीदारी हुई है। वायदा कारोबार में भी क्या ठीक है। तो अगर हल्की सुस्ती के साथ, कमजोरी के साथ अगर शुरुआत हुई तो निचले स्तरों से आपको बाजार में खरीदारी का सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। तो ट्रेंड तेजी की तरफ है और इसका फायदा अगर आपको हल्की फुल्की कमजोरी मिले तो उठाना चाहिए खरीदारी करके। और वो क्यों कमजोरी इसलिए मिल सकती है क्योंकि आपके जो डेटा है वो थोड़े से ओवरबोट होते दिख रहे हैं। फुटबॉल रेशियो आपका 1.60 के आसपास बढ़कर आया है, यानी कि थोड़ा हायर साइड पर है, और ऐसे में ऊपरी स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना स्वाभाविक लाजमी है। तो उस लिहाज से आपको ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुक करके फिर से थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हल्की फुल्की करेक्शन, हल्की फुल्की डिप मिले आपको दिन के दौरान तो खरीदारी करें। अच्छा लेवल जो अब सपोर्ट के तौर पर काम करेगा बाजार में वो है 17,400, 17,475। क्योंकि हमने 2 दिनों में बड़ी तेज दौड़ लगाई, इसलिए आपके लिए सपोर्ट रेंज थोड़ी सी नीचे की तरफ आती दिख रही है, क्योंकि कल की क्लोजिंग से 150 पॉइंट नीचे। तो पहला मजबूत सपोर्ट 17,400, 475 की रेंज में निकल कर आता है, और ऊपरी स्तरों पर एक बार 17,675 से 17,750 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है, और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। 17,750, 17,800 अच्छी रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग की जाए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 36,000 के पार लंबे समय बाद कल निकला है। एक अच्छी मजबूती बैंक निफ्टी में दिख रही है। आज के लिए तुरंत सपोर्ट जो है वो 36,025 से लेकर 36,200 की रेंज में, और हल्की फुल्की रुकावट का लेवल ऊपरी रेंज जो है जहां तक बैंक निफ्टी पहले जाने की कोशिश करेगा वो है 36,800 से 36,900। आज के सेशन में नया एक और बात है कि हो सकता है इंडेक्स थोड़े रेंज बाउंड रहे, ठंडे रहे, एक हल्की फुल्की करेक्शन के बाद रफ्तार पकड़े, लेकिन स्टॉक्स में भरपूर एक्शन रहेगा। तो आज के सेशन के लिए पूरा फोकस आपका कैश मार्केट के स्टॉक्स में और मिड कैप स्टॉक्स पर होना चाहिए, वहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ओके अनिल सर, बहुत शुक्रिया आप जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों की तैयारी करवाने के लिए, माइंड मेकअप कराने के लिए कि अब और आज खासतौर से उन्हें किस तरह के ट्रेड्स के लिए तैयारी करनी चाहिए। मैं रिपीट कर देती हूं जो अनिल सर ने कहा है। निफ्टी पर रणनीति जो होगी, जो रेंज आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, सपोर्ट साइड नीचे 17,400 से 475, और अपसाइड में जैसे कि अनिल जी ने कहा 17,750 से 800 तक ऊपर निफ्टी वो स्तर छूने की कोशिश कर सकता है। तो ये एक अपर रेंज है और इसी रेंज में घूमता हुआ नजर आएगा निफ्टी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, अनिल जी ने मेंशन किया कि 36,025 और 36,200 ये नीचे एक तगड़ा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और ऊपर 36,800 से 36,900 ये एक रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि आपको कमाई का मौका यहां पर मिड कैप स्पेस में मिलेगा और कैश मार्केट में मिलेगा। इंडाइसेस में आज थोड़ी सुस्ती, थोड़ी नरमी का माहौल देखने को मिल सकता है। चलिए, ये तो बात हो गई हमारे मार्केट्स की और वहां पर आपको क्या तैयारी करनी, लेकिन अब एक सुपर एक्सक्लूसिव खबर का रुख कर लेते हैं। सरकारी कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एससीआई के विनिवेश से जुड़ी एक बड़ी एक एक्सक्लूसिव खबर लेकर जी बिजनेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए क्या एक्सक्लूसिव खबर है आपके पास एससीआई के डाइवेस्टमेंट को लेकर? बिल्कुल आपने सही कहा। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्यों फोकस में है, वो इसलिए क्योंकि इस हफ्ते एक बड़ी बैठक होने जा रही है, कैबिनेट सचिव की बैठक, जहां एससीआई के विनिवेश को लेकर अब अगले कदमों पर होगी चर्चा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आप देखिए सरकार ने 18 जनवरी इसकी फाइनेंशियल बिड की तारीख डाली है। सूत्र में बता रहे हैं कि अब इसमें जो टेक्निकल चीज़ें हैं उस पर बातचीत होगी। स्पेशली अगर नॉन कोर एसेट्स को जो डीमर्ज करके एक नई कंपनी बनाने की बात की गई है, उस पर अब आगे स्टेप्स की बात होगी। और हमें अब ये पता चला है कि इस कंपनी को जो डीमर्ज होकर अलग बनेगी उसको एक अलग से लिस्ट भी किया जाएगा और उसको सब्सिडरी एससीआई की ना हो ये देखने की बात होगी, क्योंकि जब बोलियां लगेंगी उससे पहले ये प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए, सरकार का ये मानना है। और फाइनेंशियल बिडर कोर बिजनेस के लिए ही बोली लगाएंगे और ये कंपनी अलग से सीपीएससी यानी कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी या एंटिटी के रूप में बन जाएगी ना, ये सब्सिडरी नहीं होगी, ये मैं बता दूं। और यही काम है सरकार जिसकी तरफ आगे बढ़ रही है। दीपम ने इसके लिए एमसीए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास प्रपोजल या प्रस्ताव भेजा है और फाइनेंशियल बिड्स ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मंगाई जाएगी। तो अगर हो सकता है 18 जनवरी की डेट आगे पीछे की जाए
उसका यही मायने होगा कि इसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो जाए और एक अलग कंपनी बनने की जो तैयारी है सरकार वो कर ले, उसको डीमर्ज कर दे। बिल्कुल वही जो हमने देखा था हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज, यानी बीएसएनएल से जो हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज हुई, जहां पर वो लैंड बैंक पूरा हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज में डाला गया, यही प्रोसेस होगा इस कंपनी के लिए भी। तो आप देखिए इस हफ्ते एक अहम बैठक जहां पर कैबिनेट सचिव इस पर चर्चा करेंगे और इसके नेक्स्ट स्टेप्स की बात करेंगे। एससीआई का विनिवेश सरकार का एक बेहद इंपॉर्टेंट एजेंडा है और इस पर काम होते हुए नजर आएगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये एक बड़ा एजेंडा है और लगातार हम इससे जुड़ी खबरें, इससे जुड़े अपडेट आपके पास लेकर आते रहे हैं। मार्केट के लिए मोस्ट अवेटेड न्यूज है और जी बिजनेस सबसे पहले आपके लिए इससे जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर लेकर आया। स्वाति, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए दर्शकों को कि अब इसमें क्या एक्सपेक्ट करके चला जा सकता है। इस स्टॉक ने कल अच्छा प्रदर्शन भी दिखाया है और तकरीबन 4.25% की स्ट्रेंथ लेकर एससीआई का स्टॉक कल बंद होने में कामयाब रहा है। चलिए, ये तो बात हो गई आज के एक्सक्लूसिव की जो निकल कर आई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, लेकिन आज किन स्टॉक्स पर आपको फोकस करके चलना है, खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में आज मोमेंटम एक्शन रह सकता है, इसकी पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी वरुण जुड़ चुके हैं। ओके, गुड मॉर्निंग नेहा। मॉर्निंग वरुण, जरा बताइए, एक तो एससीआई की खबर यहाँ पर दे ही दी है स्वाति ने, और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें खबरें हैं और एक्शन दिख सकता है? देखिए, सबसे पहले ट्रिगर्स बताता हूँ। तो एम्फी का जो रिक्लासिफिकेशन होने वाला था, जिसकी कट ऑफ डेट 31 दिसंबर थी, उसकी लिस्ट आज से 7 दिसंबर के बीच में आने वाली है। तो वो मच अवेटेड लिस्ट होगी, उसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए कि कौन से स्टॉक शामिल हो सकते हैं। 1 फरवरी से ये लागू होने वाला है जो बदलाव है वो। डीसीसी की बैठक जो है आज दोपहर 3 बजे है। ट्राई के जो रिकमेंडेशंस है उसके ऊपर मंजूरी मिल सकती है। केशोराम इंडस्ट्रीज पार्टली पेड अप शेयर्स की फर्स्ट और फाइनल कॉल के जो पैसे भरने हैं 25 रुपये प्रति शेयर की, उसकी आज आखिरी डेट है। एसईसी की आज बैठक है। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज के लिए मंजूरी और स्पुतनिक लाइट की जो अर्जी है उस पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो कि T2T ग्रुप से शिफ्ट होने वाले हैं, बी या ए या दूसरे कोई ग्रुप्स में, तो उन स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी है। मेरिको, इस पे नजर रखिएगा क्योंकि Q3 का इस कंपनी ने बिजनेस अपडेट दिया है। थोड़ा सॉफ्ट बिजनेस अपडेट है क्योंकि इन्होंने कहा है कि खपत जो है वो काफ़ी धीमी रही है, सेक्टर पर असर दिखा है। महंगाई बढ़ने से डिस्पोजेबल इनकम जो है उस पर असर हुआ है और ऊंचे बेस के चलते ग्रामीण मांग जो है वो अभी भी सुस्त देखने मिल रही है। आय में जरूर डबल डिजिट ग्रोथ हुई है, लेकिन ऊंचे बेस और नरम सेंटिमेंट के चलते वॉल्यूम्स जो है वो फ्लैट रहे हैं। हालांकि कच्चे माल की कीमतों में कोपरा की जो कीमत है वो काफ़ी हद तक दायरे में रही है और इसके चलते हो सकता है कि जो ग्रॉस मार्जिन है उसमें थोड़ा बहुत सुधार हो। वेदांता, इस कंपनी ने भी अपना Q3 अपडेट दिया है। कुल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन जो है उसमें 16% की साल दर साल बढ़त हुई है। एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में भी 16% बढ़त हुई है, लेकिन आयरन ओर का प्रोडक्शन देखिए कर्नाटका से 14% गिरा है और गोवा की तो जाहिर सी बात है जो सेल्स है उसमें 90% के आसपास की गिरावट आई है क्योंकि वैसे भी बंद था। हिंदुस्तान जिंक जो सेलेबल मेटल है उसकी जो ओवरऑल प्रोडक्शन है उसमें करीब 11% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। जिंक के प्रोडक्शन में करीब 17% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। सिल्वर हालांकि 5% गिरा है, ये याद रखना है। HDFC लिमिटेड असाइन लोन्स जो है वो करीब 7,470 करोड़ के आसपास रहे हैं। डिविडेंड जो मिलता है इस कंपनी को वो 195 करोड़ के आसपास रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। मारुति, इस कंपनी ने अपने दिसंबर के ऑटो सेल्स नंबर दिए हैं, प्रोडक्शन के नंबर। टोटल प्रोडक्शन जो है 1.52 लाख यूनिट रहा 1.55 लाख यूनिट के मुकाबले, और पैसेंजर व्हीकल जो है 1.487 लाख यूनिट रहा, 3.1% के आसपास की गिरावट हुई है। और अजमेरा रियल्टी, यहाँ पे नजर रखिएगा क्योंकि मुंबई में रेसिडेंशियल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो इस कंपनी ने जीता है। मुंबई के जू में फेरीलैंड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के रीडेवलपमेंट के लिए इस कंपनी ने करार किया है। करीब 30,000 स्क्वायर फीट की बिक्री योग जो सिंगल टायर बिल्डिंग है उसका निर्माण जो है वो होना है, जिसके लिए इस कंपनी ने करार किया है। प्रोजेक्ट की कुल कीमत जो है अनुमानित कीमत करीब 150 करोड़ के आसपास की है, तो इसके चलते अजमेरा रियल्टी फिर से एक बार फोकस में रहेगा। चलिए वरुण, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज किन खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है। चलिए अब जान लेते हैं कि आज के लिए ट्रेडिंग कॉल्स कहां से आ रहे हैं और कहां आपको कमाई का मौका मिलेगा। सबसे पहले सेंट्रम ब्रोकिंग, इनकी तरफ से मुथूट फाइनेंस में खरीद की रिकमेंडेशन आई है। वो इसके स्टॉक में 1580 का टारगेट देख रहे हैं। स्टॉप लॉस 1510 रुपए पर लगाने की रिकमेंडेशन निकल कर आई है। वहीं सेंट्रम ब्रोकिंग की जो दूसरी कॉल है वो टाटा स्टील पर आ रही है। यहां पर भी खरीद की रिकमेंडेशन है 1170 के टारगेट के लिए, 1125 का आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। सिमिलरली चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से आज जो रिकमेंडेशन आई है वो आई है EIH में खरीदारी करके चले 130 का टारगेट, स्टॉप लॉस 122 के पास लगाना है।
आनंद राठी सिक्योरिटीज की अगर बात करें तो इन्होंने रेडिंगटन में आज दाव लगाने की रिकमेंडेशन दी है। टारगेट 155 का और स्टॉप लॉस 143 पर लगाने की सलाह है। एक्सिस सिक्योरिटीज यूपीएल में खरीद की रिकमेंडेशन आज आपको दे रहा है। इसमें टारगेट 780 रुपए का है और स्टॉप लॉस 750 रुपए के पास लगा के चलना है। इन्हीं की तरफ से एक और जो रिकमेंडेशन आ रही है वो आ रही है गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीद की रिकमेंडेशन है 1930 रुपए के पास और 1955 का टारगेट है। स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा 1868 रुपए के पास। चलिए, तो अब हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं उनसे हम जानेंगे कि मार्केट में आज क्या उम्मीद लगाकर चली जाए, कहां पर फोकस रखा जाए और किन स्टॉक्स में पैसे लगाकर आज जबरदस्त कमाई हो सकती है। हमारे साथ बाजार पर स्ट्रैटेजी लेकर जुड़ चुके हैं kiranjadhav.com के आशीष केलकर। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। आशीष जी, जरा बताइए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ओवरऑल मार्केट का मूड मिजाज कैसा रहेगा कल के जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। मैं मानता हूं कि आज भी जो कल का बुलिश मोमेंटम हमने आते हुए देखा वो कंटिन्यू रहने की संभावना है और आज का जो ओपनिंग है वो फ्लैट से लेके थोड़ा पॉजिटिव बायस के साथ ही खुलने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। निफ्टी के लिए 17,500 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल माना जाएगा। 17,500 ये क्रूशियल सपोर्ट रहेगा, इसलिए जितनी सारी लॉन्ग पोजीशन है उनको तो अभी मैं बरकरार रखने की सलाह देता हूँ। स्टॉप लॉस जो रहेगा 17,475 का लगाना होगा आरडी क्लोजिंग बेसिस के ऊपर और ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो 17,760 के लेवल को निफ्टी को छूता हुआ हमें देख लेना चाहिए। आज या कल के 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में 17,760 तक निफ्टी जा सकता है। उसी तरह से बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 36,100 का। जब तक इसके ऊपर है तब तक हम बुल्स ही कंट्रोल में रहेंगे मार्केट में और हायर साइड में देखेंगे तो 37,000 का लेवल बैंक निफ्टी को छूता हुआ देखना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना ज्यादा जरूरी रहेगा क्योंकि अभी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स में इनिशिएट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिनके लॉन्ग पोजीशन है उनके लिए मैंने स्टॉप लॉस सजेस्ट किया है। अभी फ्रेश पोजीशन जो है स्टॉक्स में लेनी चाहिए। ओके, आशीष जी, कोई चुनिंदा इंडाइसेस पर आपकी नजर होगी क्योंकि कल सिर्फ ब्रॉडर मार्केट्स में ही नहीं, जितने भी इंडाइसेस थे, फार्मा को छोड़ दें, सब में हमने बेहतरीन प्रदर्शन देखा है। यस नेहा जी, मैं मानता हूं कि मेटल स्टॉक्स की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मेटल स्टॉक में अगर हम मेटल इंडेक्स की तरफ देखते हैं तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आता हुआ हम देख पाएंगे, जैसे कि और मेटल स्टॉक में से जेएसडब्ल्यू स्टील है, टाटा स्टील है। टाटा स्टील भी एक अच्छा पसंदीदा स्टॉक रहेगा मेरा, इसमें भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो मेटल स्टॉक की तरफ और थोड़े आईटी स्टॉक्स और मेटल स्टॉक्स की तरफ आज ध्यान देना चाहिए। कोई आपकी पसंदीदा पिक्स होगी आज के सेशन के मद्देनजर? नेहा जी, डेफिनेटली कल भी मैंने एक स्टॉक रेकमेंड किया था और मैं आज भी उसी के साथ ही जाना चाहता हूं क्योंकि बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। स्टॉक का नाम है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस मैंने कल 1520 के आसपास रेकमेंड किया था, अभी करीबन 1540 के आसपास है। मैं मानता हूं अभी भी इसमें खरीदारी की जा सकती है 1520 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट रहेगा 1600 रुपए का, जो कि इस हफ्ते अचीव हो जाना चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेहतरीन है, यानी करीबन 20 रुपए का रिस्क है और 60 रुपए का रिवॉर्ड है। 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत ही बेहतरीन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुथूट फाइनेंस के फ्यूचर में खरीदारी करके चल सकते हैं या फिर ऑप्शन में भी खरीदारी की जा सकती है। 1520 का स्पॉट में स्टॉप लॉस लगाएंगे 1600 के टारगेट के लिए। ओके, आशीष जी, सिंस हम इससे पहले आपसे रुपये पर भी बात कर चुके हैं, मुझे जरा बताइए, रुपए में स्ट्रेंथ बरकरार है। कल हमने डॉलर के मुकाबले से 74 रुपए 26 पैसे के पास क्लोजिंग दिखाते हुए देखा था एंड विच इज क्लोज टू ऑलमोस्ट 6 to 8 वीक हाइज। गिवन द फैक्ट कि डॉलर इंडेक्स में मजबूती बरकरार है, फेड आगे इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी करेगा, ट्रेजरी यील्ड्स हमने देखा है 6 हफ्ते के हाइस पर है, इन सब के मद्देनजर रुपए में कैसे मौके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर बनता हुआ हमने देखा है, यहाँ पे भी मैं मानता हूं कि इस और थोड़ी मजबूती इसमें हम रुपए में आते हुए देखेंगे और मैं मानता हूं कि 74 एक ऐसा लेवल है जो कि आते हुए कुछ दिनों में हम आते हुए देख पाएंगे। 74.5 एक 74.2 है, अभी 26 है। मैं मानता हूं 74 से लेके 73.50 तक भी मजबूती रुपए में आते हुए देख पाएंगे क्योंकि एक अच्छा खासा करेक्शन हम रुपये में आते हुए देख रहे हैं।
ऊपर की तरफ अगर मैं ऊपर की तरफ अगर मैं सपोर्ट देखता हूं तो जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो करीबन 75.5 के आसपास है, और मेरा जो लक्ष्य रहेगा वो 74 से लेके 73.50 तक रहेगा। ओके, तो रुपए में और तगड़ा परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिल सकता है, और लेकिन 75.5 के जो लेवल है उसको आपको ध्यान में रख के चलना है। डॉलर इंडेक्स भले ही यहाँ पर तगड़ा हो, लेकिन इक्विटी मार्केट में जैसा प्रदर्शन है उसके मद्देनजर रुपए में यहाँ से और स्ट्रेंथ दिख रही है। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज इक्विटी मार्केट में और रुपए में क्या रणनीति और क्या सोच लेकर चला जा सकता है। चलिए, ये तो बात हो गई स्टॉक मार्केट्स की, लेकिन अब कमोडिटी बाजार में आपको क्या रणनीति अपनानी ये समझते हैं, और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग, पावर ब्रेकफास्ट में आपका बहुत स्वागत है। अजय जी, कमोडिटी मार्केट में एक मिक्स बैग दिख रहा है। कच्चे तेल से शुरुआत करूंगी, जबरदस्त प्रदर्शन दिख रहा है, वो भी तब जब ओपेक प्लस की बैठक है, और यही एक कॉमन ओपिनियन बन रहा है कि शायद आज की बैठक में वो फरवरी में एक आउटपुट हाइक को लेकर निर्णय ले ले। प्लस हम देख रहे हैं कि कोरोना वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन, उसके केसेस के चलते रिस्ट्रिक्शंस भी बढ़ रहे हैं। तो इन सब के मद्देनजर जो तेजी है कच्चे तेल में, कितनी टिकाऊ है, क्या करें? गुड मॉर्निंग नेहा जी। अगर हम क्रूड की बात करें तो लास्ट ईयर भी हमने सिला परफॉर्मेंस देखा है, डिस्पाइट कि ऑनिकॉन का कंशंस भी अभी इस वक्त बना हुआ है। बट आई थिंक जो ओपेक से उम्मीद है वो इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन है कि 4 लाख मिलियन बैरल से प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसकी वजह से मुझे लगता है कि प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी इस चीज को डिस्काउंट कर गए। सेकेंडली, ऑनिकॉन का जो कंसर्न है, यहाँ पे हमने रेस्ट्रिक्शंस भी देखे हैं, बट कहीं भी इसके ऊपर अगर हम बात करें तो ओपेक का जो आउटकम आएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और ओवरऑल फर्स्ट क्वार्टर या सेकंड क्वार्टर तक की बात करें तो इकोनॉमी में थोड़ा बहुत हल्का प्रेशर रह सकता है, बट ओवरऑल 2022 में क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 जैसे कि यूएस ने भी बताया कि क्वार्टर 3 में हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। तो टाइमिंग मुझे लगता है इमीडिएट अगर हम एक्शन की बात करें तो ओपेक प्लस की जो मीट है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, और जहाँ पे उम्मीद है कि अगर 4 मिलियन बैरल का अपडेट रहेगा तो प्राइसेस को सपोर्ट मिलना चाहिए। उसी को देखते हुए आज 5630 पे बाय कर सकते हैं 5560 के स्टॉप लॉस से, जो 5700 से 5740 तक का लेवल दिखा सकता है। ओके, यानी कि मजबूती कच्चे तेल में बरकरार रहेगी। शुक्रिया अब केडिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कच्चे तेल में आज किस प्रकार की स्ट्रैटेजी अपनाकर चल सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं FIR यानी कि FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। तो किन स्टॉक्स पर FII ब्रोकरेजेस ने दर्ज की है FIR, ये हम आपके सामने रख देते हैं। टाटा मोटर्स पर CLSA ने बिकवाली की रिकमेंडेशन दी है। उन्होंने लक्ष्य घटाया है 450 से घटाकर अब उनका जो रिवाइज्ड टारगेट है वो 408 रुपए का है। वहीं पेटीएम पर ब्रोकरेज मैक्वायरी ने अंडर परफॉर्मेंस की जो अपनी रिव्यू थी वो बरकरार रखी है, टारगेट 1200 के पास मेंटेन करके रखा हुआ है। वहीं JP मॉर्गन ने ओवरवेट की पोजीशन इनिशिएट की है, ओवरवेट का व्यू रखा है और टारगेट 1850 के पास दिया है। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।